नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं चुनाव इस हफ्ते, लोकसभा चुनाव से जुड़ा सबसे खास कार्यक्रम, जिसमें कि अगर हफ्ते की कोई भी खबर आपसे छूट गई हो तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनावी राउंडअप के जरिए इस कार्यक्रम में हम हर वो खबर बताते हैं जो कि इस हफ्ते चर्चा में शुमार रही और राजनीतिक गलियारों में उसे ही महत्व मिला, उसी पर चर्चा हुई। तो आज की खबरों में सबसे पहले बात बिहार की करेंगे, क्योंकि बिहार की हाजीपुर सीट को लेकर जिस तरीके की तस्वीर इस वक्त बिहार में नजर आ रही है, ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले जो तूफान है वो बिहार में ही दिख रहा है। बिहार में हाजीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद पशुपति कुमार पारस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से अपना नाता तोड़ लिया है, एनडीए से विदाई ले ली है। उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। एक हफ्ते पहले तक पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा कर रहे एलजेपी के सांसद पशुपति कुमार पारस ने एनडीए के सीट बंटवारे से नाराज होकर यह कदम उठाया। आपको बता दें कि एनडीए ने बिहार की 40 सीटों पर अपने घटक दलों में उसका बंटवारा किया। इनमें भतीजे चिराग पासवान को एलजेपी के नाम पर 5 सीटें मिली। चिराग और पारस दोनों हाजीपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे और ये मौका अंततः दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को ही दिया गया और इसी से नाराज उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वो 3 सीटों की मांग कर रहे थे। हाजीपुर से वो सीट चाह रहे थे। बीजेपी से इसी की मांग पर वो अड़े थे, लेकिन चिराग पासवान को 5 सीटें मिलने के बाद गुस्से में कहा जा रहा है कि उन्होंने ये फैसला ले लिया है। चुनाव इस हफ्ते में बिहार की सियासत ने सबसे ज्यादा जगह बनाई। कभी चिराग पासवान की मुलाकातों की बात होती रही तो कभी उनके चाचा से नाराजगी की बात होती रही और अंत में इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर बनी ये कि चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के जो दूसरे धड़े का है उसका नेतृत्व करते हैं, फिलहाल उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया है और ये सियासी गलियारों में सबसे बड़ी खबर के रूप में दिखाई पड़ रहा है। चुनाव इस हफ्ते में दूसरी सबसे बड़ी खबर वो ये है कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। जी हां, चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। 7 चरण में चुनाव कराने की बात कही गई है। 19 अप्रैल को पहला चरण होगा, पहली वोटिंग होगी। बताया गया कि 4 जून को लोकसभा के नतीजे आ जाएंगे। लोकसभा चुनाव ने 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। लोकसभा चुनाव के लिए 7 चरण में वोटिंग है। 19 अप्रैल से 1 जून तक। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा। 7 मई को तीसरा, 13 मई को चौथा, 20 मई को 5वां, छठा चरण 25 मई को और 1 जून को 7वां चरण होगा। और इसी के साथ लोकसभा चुनाव का जो मतदान की जो प्रक्रिया होगी वो खत्म हो जाएगी। 4 जून को लोकसभा के नतीजे आ जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने आम चुनाव के साथ साथ 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश में 1 चरण में वोटिंग होगी, जबकि ओडिशा विधानसभा चुनाव में 4 चरण में वोटिंग होनी है। लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही सियासी गलियारों में चर्चा खूब तेज हो गई कि अब चुनावी मैदान में उतर जाना है, या यूं कहें कि चुनावी बिगुल फूके जाने के बाद राजनीतिक पार्टियां अब एकदम एक्टिव हो गई हैं। बैठकों का दौर जारी है। चुनाव प्रचार कैसे होगा, कौन स्टार प्रचारक होंगे, इसे लेकर खूब चर्चाएं तेज हैं। चुनाव आयोग की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से ही ये अनुमान लगाया जा रहा था कि तारीखों का ऐलान होगा और हुआ वही। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के बाद 16 तारीख को ही चुनाव आयोग ने 7 चरण में लोकसभा के चुनाव का ऐलान कर दिया। 7 चरण में वोटिंग होगी 19 अप्रैल से 1 जून तक और 4 जून को मतगणना की बात कही गई है। 4 जून की मतगणना के साथ ही यह तय हो जाएगा कि कौन दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा, देश में किस पार्टी ने बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई है। इंतजार सिर्फ लगभग 2 महीनों का है और निश्चित तौर पर चुनाव आयोग की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तारीखों के ऐलान का जो पूरा फायदा है वो कोशिश करेंगी कि राजनीतिक पार्टियां लें। ये खबर सियासी गलियारों में इस हफ्ते खूब सुर्खियों में रही, चर्चा में रही। एक और शब्द, एक और आदेश कह लीजिए सुप्रीम कोर्ट का इस हफ्ते खूब चर्चा में रहा, जिसका कि सियासी संबंध भी है। हम बात कर रहे हैं चुनावी बॉन्ड की, हम बात कर रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने डाटा स्कैन करने, डिजिटलीकरण करने, ये सारे काम करने के लिए कहे। इसके साथ ही जिस तरीके से डेटा उन्होंने मांगा, निश्चित तौर पर सियासी गलियारों में खूब इस बात की चर्चा हुई। कई पार्टियों ने एक दूसरे पर कटाक्ष किए और कई पार्टियों ने इसे ये कहा कि ये पूरी तरह से एक तरीके से समझ लीजिए कि घालमेल जैसी स्थिति है। स्पष्ट तौर पर चुनावी चंदा देने वालों के नाम जिस तरीके से सामने आए, ऐसा कहा गया
विपक्ष की तरफ से बीजेपी पर हमला होते रहे। हालांकि सभी पार्टियों को इस चुनावी चंदे का फायदा मिला है, लेकिन चूंकि बीजेपी केंद्र में सरकार में है, मुख्य पार्टी है और सबसे ज्यादा चुनावी चंदा इन्हीं के पास दिखाई पड़ता है, इसलिए एकजुट होकर विपक्ष लगातार इन पर हमलावर है। दरअसल विपक्ष की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि जिन कंपनियों का आउटकमिंग उतना नहीं है या जिन कंपनियों के फायदे सालाना उतने नहीं हैं, टर्नओवर उतना नहीं है, वो इतने चुनावी चंदे सरकार को दे रही हैं या यूं कहें कि राजनीतिक दल को दे रही हैं। इसके क्या मायने हो सकते हैं? अरुण जेटली जब सदन में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आए थे तब उन्होंने ये बात जरूर कही थी कि निश्चित तौर पर ये कुछ समय बाद ऐसा ही दिखाई पड़ेगा कि फायदा तो इसमें सभी चुनावी दलों का है, सभी राजनीतिक दलों का है, लेकिन जो मूल पार्टी होगी निश्चित तौर पर सवाल हो सकता है उससे ही हो। और ये ऐसी स्थिति कोर्ट तक जब ये पूरा मामला कोर्ट तक जाएगा तो ऐसी ही स्थिति दिखाई पड़ेगी वार पलटवार की। हुआ कुछ ऐसा ही, लगातार इसे विपक्ष बीजेपी को घेरने के लिए मुद्दा बना रहा है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा था, चुनावी चंदे का जो मुद्दा था, वो इस हफ्ते जमकर चर्चा का विषय रहा और इसमें वार पलटवार का दौर दिखाई पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी से विपक्ष के नेताओं ने जवाब मांगा, कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश लगातार हमलावर रहे। अगर देखा जाए तो दक्षिण की कुछ पार्टियां, इसके साथ साथ कांग्रेस और टीएमसी, लगातार सभी को चुनावी चंदे मिले, लेकिन चूंकि बीजेपी एक सिंगल लार्जेस्ट बड़ी पार्टी है, उसके चुनावी चंदे पर विपक्ष एकजुट होकर सवाल कर रहा है। सियासी गलियारों में चुनावी चंदे का जो जोर था वो खूब दिखाई पड़ा इस हफ्ते, और इस हफ्ते ढेरों बयान आते रहे। पिछले हफ्ते की शुरुआत में एक राज्य ने खूब सुर्खियां बटोरी और वो था हरियाणा। जी हां, पिछला हफ्ता शुरू हुआ और हरियाणा में सियासी उठापटक देखने को मिली। लोकसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी और जन नायक जनता पार्टी यानी जेजेपी में गठबंधन में दरार दिखाई पड़ी। इस बीच सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्रियों ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया और हरियाणा को मिल गया नया मुख्यमंत्री। नायब सिंह सैनी के रूप में हरियाणा ने नए मुख्यमंत्री को देखा इसी हफ्ते। मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद हरियाणा के नए सीएम के नाम पर मुहर लगी। 12 मार्च 2024 को नायब सिंह सीएम पद की शपथ लेते दिखाई पड़े। आपको बता दें, चंडीगढ़ में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में यह फैसला हुआ था और इस बैठक में बीजेपी के पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा और तरुण चुग थे। नायब सिंह सैनी को पीएम मोदी ने शपथ के बाद बधाई दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सैनी और उनके मंत्रियों की टीम को हरियाणा के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी। नायब सिंह सैनी बीजेपी और हरियाणा बीजेपी की खास तौर से जो क्षेत्रीय कामकाज है उसमें खासा एक्टिव वो दिखाई पड़ते रहे हैं हमेशा से। और जब वो शपथ लेकर निकले तो मनोहर लाल खट्टर का उन्होंने चरण स्पर्श किया। इससे ये भी तय होने लगा कि वो गुरु के रूप में मनोहर लाल खट्टर को देखते हैं। लेकिन इस हफ्ते नायब सिंह और मनोहर लाल खट्टर दोनों ही ऐसे चेहरे थे जिन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। कहा यह भी गया कि जेजेपी से बदला लेने के लिहाज से ये चीजें की गई हैं, लेकिन निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो बीजेपी को हरियाणा में कोई बहुत ज्यादा नुकसान होता नहीं दिखाई पड़ता लोकसभा के लिहाज से, लेकिन जेजेपी को परेशानी हो सकती है। कहा यह गया कि जेजेपी की तरफ से 3 सीटों की मांग की गई थी, फिर बाद में 2 सीटों की मांग की गई, लेकिन बीजेपी हरियाणा की 10 में से एक भी सीट देने को जेजेपी के लिए तैयार नहीं थी, जिसके बाद भारी खींचतान के बाद ये हुआ और मनोहर लाल खट्टर को लोकसभा का उम्मीदवार बना दिया गया। ये एक तरीके से कहा गया कि ये एक स्ट्रैटेजी के तहत हुआ। और जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल खट्टर वो 2 चेहरे थे जो इस हफ्ते खूब सुर्खियां बटोरते नजर आए और खूब चर्चा का विषय बने। और इस हफ्ते बीजेपी की दूसरी लिस्ट आई जिसने खूब सुर्खियां बटोरी, क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश के किसी भी उम्मीदवार का नाम नहीं था। इस सूची में 72 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ था। इसमें केंद्रीय मंत्रियों के नाम भी थे। 72 उम्मीदवारों की दूसरी सूची में नागपुर से नितिन गडकरी और हमीरपुर से अनुराग ठाकुर को टिकट दिया गया। इसकी भी खूब चर्चा हुई। ठीक पहले जैसा कि हमने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को करनाल से चुनाव लड़ाने की बात कही गई। इस्तीफा देने के बाद ये कहा जा रहा था कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और वैसा ही हुआ। करनाल से उन्हें चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार बनाया गया। इस सूची में दिल्ली की 2 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवार उतारे गए। इसके अलावा दादरा नगर हवेली,
की 1, गुजरात की 7, हरियाणा की 6, हिमाचल प्रदेश की 2, कर्नाटक की 20, मध्य प्रदेश की 5, महाराष्ट्र की 20, तेलंगाना की 6, त्रिपुरा की 1 और उत्तराखंड की 2 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशी उतार दिए गए। इस सूची में 14 महिला उम्मीदवारों को भी चुनावी मैदान में उतारा गया और बीजेपी की दूसरी लिस्ट आई, बीजेपी की दूसरी सूची आई, जिसने इस हफ्ते खूब सुर्खियां बटोरी। बीजेपी ने 2 मार्च को अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े ने बताया था कि 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 195 सीटों के उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली ही सूची में थे, गृह मंत्री अमित शाह पहली ही सूची में थे, वाराणसी से पीएम मोदी और गांधीनगर से अमित शाह चुनावी मैदान में थे। 34 केंद्रीय और राज्य मंत्रियों के नाम का भी ऐलान इस सूची में हुआ था। जब दूसरी सूची आई बीजेपी की तो इंतजार उत्तर प्रदेश की भी कई सीटों का था, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से दूसरी लिस्ट में उत्तर प्रदेश का बिल्कुल नाम नहीं था, तभी से ये चर्चा खूब होने लगी। बीजेपी की जब दूसरी सूची आई तो इस हफ्ते जिन राज्यों के नाम थे उसकी तो चर्चा हुई ही, जिन राज्यों के नाम नहीं थे उस वजह से बीजेपी की दूसरी लिस्ट ने खूब सुर्खियां बटोरी। तो इन्हीं बड़ी खबरों के साथ फिलहाल चुनाव इस हफ्ते में इतना ही। अगर आपकी कोई भी चुनावी खबर छूट जाती है तो हर मंगलवार को शाम 5 बजे जरूर देखिए चुनाव इस हफ्ते, जहां लोकसभा चुनाव से पहले हम चुनावी राउंडअप के जरिए बताते हैं कि कौन सी वो खबरें रहीं जिन्होंने सियासी गलियारों में खूब चर्चा बटोरी, कौन से वो चेहरे रहे जो सुर्खियों में रहे। चुनाव इस हफ्ते में इसी खबर के साथ फिलहाल इतना ही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।